हेलो फ्रेंड्स, फ्री लाइव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम एक बेहतरीन प्रिडिक्शन टेक्निक आपके सामने लेकर आए। जिस मेथड की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो मेथड है नौमांस एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों के मिलाकर एक नया प्रिडिक्शन मेथड बनाया है, जिससे भविष्य कथन करने का एक नया आयाम मिलता है, एक नया तरीका मिलता है और उससे एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको। ठीक है। और ये जो टेक्निक है वो मैं कई साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ये मेथड क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। और जिन लोगों ने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये मेथड देखने के लिए ये चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए सर्वप्रथम क्या देखना है वो देखते हैं कि ये जो टेक्निक है ये नवमांस एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक अच्छा ब्लेंड है। दोनों को अच्छी तरह से फाइन ब्लेंड किया हुआ है। दोनों में जो अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स थे उन दोनों को मिक्सअप करके एक नया टेक्निक यहाँ पर डेवलप किया गया है। और इसके अंदर जो भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स केपी एस्ट्रोलॉजी के आधारित ही रहेंगे। ठीक है। और ये जो रूल्स केपी बेस्ड के रिलेटेड हैं वो इसके आधारित इसकी प्रिडिक्शन टेक्निक को डेवलप किया गया है। तो इसके अंदर जो हाउस ग्रुपिंग रहेगा वो केपी बेस्ड रहेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। जैसे कि यदि किसी को मैरिज के बारे में देखना हो तो उसके लिए इसको क्या देखना चाहिए कि 2, 7 और 11 ये भाव का हाउस ग्रुपिंग यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। और यदि किसी जॉब को बारे में देखना हो तो जॉब के लिए यहाँ पर क्या देखना चाहिए, 2, 6, 10 और 11 ये भाव का हाउस ग्रुपिंग होता हो तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक है उसको कैसे राइट करना है, प्लैनेट्स को कैसे राइट करना है और वो क्या सिग्निफाई करेगा उसके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ ले लेते हैं। और उसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, परंतु मुख्य पॉइंट है उसको बारे में देख लेते हैं। जैसे कि मैरिज के बारे में देखना है। ठीक है। तो मैरिज के लिए नवमास चार्ट के अंदर जो भाव है वो भाव का प्लैनेट बर्थ चार्ट के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है, प्रथम पॉइंट ये। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि जो प्लैनेट के बारे में देख रहे हैं अपने नवमांस एस्ट्रोलॉजी में, जो भाव के बारे में देख रहे हैं वो भाव का प्लैनेट बर्थ चार्ट के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है और किसके कॉन्स्टलेशन में। ठीक है। जो कॉन्स्टलेशन में होगा उस कॉन्स्टलेशन का स्वामी कहाँ पर पड़ा हुआ है और वो कॉन्स्टलेशन का स्वामी किन किन भावों का स्वामी बन रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद में वो जो प्लेनेट है जिससे हम नवमास के अंदर जिस भाव की आधारित प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो भाव का स्वामी बर्थ चार्ट में कौन कौन से भावों को देख रहा है, एक वो चीज़ देखेंगे। और लास्ट में थोड़ा एडवांस यहाँ पर एनालिसिस के लिए नवमास के अंदर जो भाव के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं वो भाव का स्वामी कौन सी साइन में पड़ा हुआ है। ठीक है। इसके लिए एक यहाँ पर हॉरोस्कोप ले लेते हैं, जिससे ये प्रिडिक्शन टेक्निक को कैसे देखा जाएगा और कैसे बहुत ही अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होंगे। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया हुआ है 27 सितंबर 1981। टाइम ऑफ बर्थ लिया हुआ है शाम को 8:30 और बर्थ प्लेस जयपुर है। वो मेरे करीबी फ्रेंड का ये हॉरोस्कोप है और उसके ऊपर मैंने एक आधारित प्रिडिक्शन किया हुआ था और प्रिडिक्शन काफ़ी सही गया था। इसके लिए ये हॉरोस्कोप का यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी यहाँ पर हॉरोस्कोप में मैरिज से रिलेटेड मैंने प्रिडिक्शन किया था, इसके लिए मैरिज रिलेटेड हॉरोस्कोप के यहाँ पर क्वेश्चन पर ये पूरा वीडियो बना हुआ है। तो मैरिज कैसे होंगे, मैरिज कब होंगे, ये यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसके अंदर मैरिज कब होंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे देखना है उसके रिलेटेड यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक हॉरोस्कोप देखते हैं यहाँ पर कि हॉरोस्कोप में मैरिज कहाँ से देखे जाएगा।
तो ये जो सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ से देखनी है, 7th हाउस। यदि कोई भी क्वेश्चन करता है ये टेक्निक के मुताबिक, तो नवमास चार्ट का जो भाव का क्वेश्चन है उस भाव को देखेंगे, यानी कि नवमास चार्ट के अंदर ये 7th भाव से रिलेटेड है, तो 7th भाव से ये नवमास चार्ट में 7th हाउस को देखेंगे। ठीक है। और 7th हाउस का केपी एस्ट्रोलॉजी का जो हाउस ग्रुपिंग है वो 2, 7 और 11 है। ठीक है। और इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हाउस को कैसे लिखना है, क्या क्या सिग्निफाई करेगा और क्या रिजल्ट देगा। तो एज पर ये दिस थियरी आपको क्या देखना है कि नवमास हाउस का स्वामी कौन है, नवमास के 7th हाउस का स्वामी कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैरिज रिलेटेड है। तो नवमास चार्ट में अपनों क्या देखना है, 7th हाउस लॉर्ड कौन है, तो 7th हाउस लॉर्ड है जुपिटर। ठीक है। यहाँ पर अपने जुपिटर को लिया है क्योंकि वो नवमास चार्ट के 7th हाउस का स्वामी है। और जुपिटर कौन से भाव में, कौन सी साइन में पड़ा हुआ है बर्थ चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर देखेंगे कि जुपिटर 6ठे भाव में पड़ा हुआ है और साथ में 9वें और 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है। और जुपिटर का कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, जुपिटर का जो कॉन्स्टेलेशन यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर चित्रा नक्षत्र में पड़ा हुआ है। जो चित्रा नक्षत्र का स्वामी कौन है, मंगल है। तो मंगल को भी यहाँ पर देखा जाएगा कि मंगल कहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा कि ये जुपिटर कौन से भाव को आस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से अपनी पंचम भाव से वो 10th भाव को आस्पेक्ट करेगा, सप्तम एस्पेक्ट से वो 12वें भाव को आस्पेक्ट करेगा और साथ में ही अपने 9th एस्पेक्ट से वो द्वितीय भाव को आस्पेक्ट करेगा। और ये जो एडवांस टेक्निक है उसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि नवमास भाव के अंदर 7th हाउस लॉर्ड जो जुपिटर है वो कौन सी साइन में पड़ा हुआ है, तो ये साइन ये लियो साइन में पड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके बर्थ चार्ट में वो कौन सी साइन में पड़ा हुआ है, तो इसके लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही है। तो आपको थोड़ा इसको एग्जैक्टली कैसे लिखना है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जुपिटर लिया हुआ है, जुपिटर 7th हाउस लॉर्ड है। ठीक है। और जुपिटर 7th हाउस लॉर्ड होकर बर्थ चार्ट में कौन से साइन का स्वामी है, तो यहाँ पर पहला स्वामी है सेजिटेरियस का और दूसरा है पाइसिस का। ठीक है। फिर दूसरा है कि जुपिटर किसके कॉन्स्टेलेशन में है, तो जुपिटर यहाँ पर देखेंगे तो चित्रा कॉन्स्टेलेशन में, जो चित्रा कॉन्स्टेलेशन का स्वामी कौन है, मंगल है। उसके बाद में जुपिटर यहाँ पर कहाँ पर आस्पेक्ट करेगा, जुपिटर 10th भाव पर आस्पेक्ट करेगा। उसके बाद में 7th आस्पेक्ट से 12 भाव में आस्पेक्ट करेगा और 9th आस्पेक्ट से द्वितीय भाव में आस्पेक्ट करेगा। ठीक है। तो 10, 12 और द्वितीय 5वां, 7वां, 9वां आस्पेक्ट। और एडवांस में थोड़ा देखेंगे तो जुपिटर नवमास भाव में कहाँ पर पड़ा हुआ है, कौन सी साइन में पड़ा हुआ है, तो वो जो पड़ा हुआ है वो नवमास साइन में लियो चार्ट के अंदर पड़ा हुआ है। और जो नवमास चार्ट के जो जिस साइन में पड़ा हुआ है लियो में, उसका स्वामी बर्थ चार्ट के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सन यहाँ पर 6ठे भाव में पड़ा हुआ है। ठीक है। और थोड़ा उसको और थोड़ा एलाबोरेट करते हैं कि इसको ज़्यादा कैसे देखेंगे। बर्थ चार्ट के अंदर जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन द 6th हाउस, यहाँ पर देखेंगे कि 7th हाउस का क्वेश्चन है और जुपिटर यहाँ पर 6th हाउस में पड़ा हुआ है। ठीक है। जुपिटर जो कौन से भावों का स्वामी है, वो 9th हाउस का सेजिटेरियस साइन का और 12वें भाव में पाइसिस साइन का। और किसके कॉन्स्टेलेशन में, तो मंगल के कॉन्स्टेलेशन में, चित्रा नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मार्स है। और मार्स कहाँ पर पड़ा हुआ है हॉरोस्कोप में, तो 4th हाउस में पड़ा हुआ है। और मार्स की साइन कौन कौन सी है, तो मार्स की साइन एरीस है और दूसरी स्कॉर्पियो है। और जुपिटर कहाँ पर आस्पेक्ट कर रहा है, तो जुपिटर अपने पंचम आस्पेक्ट से 10th भाव को, सप्तम आस्पेक्ट से 12th हाउस को और 9th आस्पेक्ट से द्वितीय भाव को देखेगा। और एडवांस टेक्निक के अंदर देखेंगे तो जुपिटर यहाँ पर कौन सी साइन में पड़ा हुआ है नवमास चार्ट के अंदर, तो लियो साइन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो लियो साइन का जो लॉर्ड है वो बर्थ चार्ट के अंदर कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये सन यहाँ पर
छठे भाव में पड़ा हुआ है। और छठा भाव बर्थ चार्ट के अंदर उसको देखेंगे। और इसके लिए सन को कैसे लिखेंगे कि बर्थ सन जो है वो कौन से भाव का स्वामी है, तो पंचम भाव का स्वामी है। और कौन से भाव में पड़ा हुआ है, तो छठे भाव में पड़ा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि कौन से भाव में पड़ा हुआ है, तो छठे भाव में पड़ा हुआ है। और ब्रैकेट में कौन से भाव का स्वामी है, तो उसके लिए कहाँ लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। तो जुपिटर क्या दिखाएगा, जुपिटर इज़ प्लेस्ड इन द 6th हाउस, तो 6 लिखेंगे। कौन से साइन का वो स्वामी है, तो 9th और 10th लिखेंगे। उसके किसके कॉन्स्टलेशन में, तो मार्स लिखेंगे। 4 नंबर में पड़ा हुआ है, 4th हाउस में पड़ा हुआ है। और वो कौन से साइनों का स्वामी है, तो 1 और 8। और जुपिटर कहाँ आस्पेक्ट कर रहा है, कौन से भाव को आस्पेक्ट कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आस्पेक्ट भाव के बारे में लिखना है। ठीक है। तो आस्पेक्ट कर रहा है 10वें भाव को, 12वें भाव को और द्वितीय भाव को। सन को देखेंगे तो सन कहाँ पर पड़ा हुआ, छठे भाव में, तो 6 नंबर लिखेंगे। उसके बाद में कौन से भाव का स्वामी है, उसके लिए 5 लिखेंगे। और नौमा साइन के अंदर जुपिटर कौन सी राशि में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लियो लिया हुआ है। तो जुपिटर यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को दिखाएगा कि जुपिटर यहाँ पर प्रथम भाव को रिजल्ट देगा। ठीक है, क्योंकि मंगल है। द्वितीय भाव का भी रिजल्ट देगा क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है। 4th हाउस का रिजल्ट देगा क्योंकि मार्स का कॉन्स्टेलेशन है, मार्स वहाँ पर प्लेस्ड है। 5th हाउस का रिजल्ट देगा क्योंकि नवमास चार्ट के अंदर 7th हाउस लॉर्ड जुपिटर वो लियो साइन में पड़ा हुआ है। और लियो साइन का जो स्वामी है वो है सन, यानी 5th हाउस को भी यहाँ पर कंसिडर करेंगे। उस सन का स्वामी कहाँ पर पड़ा हुआ है, छठे भाव में, तो इसको भी कंसिडर करेंगे। साथ में कॉन्स्टेलेशन की साइन है 8वीं, तो उसको भी कंसिडर करेंगे। साथ में जुपिटर की साइन है 9वीं, उसको कंसिडर करेंगे। जुपिटर का 5वां आस्पेक्ट 10वें भाव पर है, तो ये भाव को भी कंसिडर करेंगे। साथ में 12वें भाव पर आस्पेक्ट करेंगे, नहीं 12 भाव को कंसिडर करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैरिज के लिए हाउस ग्रुपिंग कौन सा लेंगे, तो 2, 7 और 11। ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जुपिटर यदि सेकंड भाव को सिग्निफाई कर रहा है तो हॉरोस्कोप में मैरिज के चांसेस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जुपिटर 7th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा है, 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो मैरिज के चांसेस हॉरोस्कोप में बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे मैरिज कब होंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या होगी, मैरिज का कौन सी दशा अंतर दशा में होगी, उसके लिए देखेंगे। मेजर पीरियड और सब पीरियड को देखेंगे। मेजर पीरियड यहाँ पर देखेंगे कि राहु का मेजर पीरियड है और मर्क्यूरी का सब पीरियड है। ठीक है। और मेजर राहु को यहाँ पर कैसे देखेंगे, राहु मेजर का राहु पीरियड है। तो राहु हॉरोस्कोप में कहाँ पड़ा हुआ है, तो राहु 4th हाउस में पड़ा हुआ है। किसके कंजंक्शन में है, किसके साथ पड़ा हुआ है, कंजंक्शन नहीं, किसके साथ युति बना रहा है, तो वो मार्स है, जिसके लिए 4 लिखेंगे। वो कौन से भाव का स्वामी है, और 1 और 8, तो ये भी लिख दिया। ठीक है। और इसके बाद जो देखेंगे कि राहु जो है वो किसके कॉन्स्टेलेशन में है। ठीक है। तो राहु जो कॉन्स्टेलेशन क्या है, पुष्या नक्षत्र है, तो पुष्या नक्षत्र का स्वामी कौन है, सैटर्न। तो सैटर्न कहाँ पर पड़ा हुआ है हॉरोस्कोप में, छठे भाव में पड़ा हुआ है। तो छठा भाव और उसकी जो साइन है वो 10 और 11 है। ठीक है। राहु के एस्पेक्ट के बारे में बहुत सारे मतांतर है। बहुत लोग बोलते हैं कि राहु का ये एस्पेक्ट लेना चाहिए, केतु का ये एस्पेक्ट लेना चाहिए। एग्जैक्टली क्या एस्पेक्ट लेना चाहिए उसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वो तुरंत ही आपको जल्दी ही जानकारी मिल जाएगी वो अपलोड होते ही, कि एग्जैक्टली राहु के एस्पेक्ट को कैसे कंसिडर किया जाए और कैसे उसका सिग्निफिकेंस लेकर आना जाए, और वो भाव क्या, कौन से भाव को वो सिग्निफाई करेगा, कौन से भाव का रिजल्ट देगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन में पड़ा हुआ है तो वो एस्पेक्ट के लिए अपने जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रूल के वजह से यहाँ पर एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया गया है। सब पीरियड को देखेंगे। सब पीरियड कौन है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी यहाँ पर कहाँ पड़ा हुआ है, तो मर्क्यूरी 7th हाउस में पड़ा हुआ है। कौन से भाव का स्वामी है, तो तृतीय और छठे भाव का। ठीक है। और उसके कॉन्स्टेलेशन में मर्क्यूरी को यदि यहाँ पर देखेंगे तो मर्क्यूरी चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल कहाँ पड़ा हुआ है, 4th हाउस में। और कौन से भाव का स्वामी है, 1 और 8। ठीक है। और मर्क्यूरी कहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है, तो मर्क्यूरी
प्रथम भाव पर एस्पेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा डिटेल में दिखेंगे और ये उसको थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि इसको शॉर्ट में कैसा दिखाया जाए कि एग्जैक्टली राहु की दशा क्या दिखाएगी। ठीक है, तो राहु चौथे भाव में पड़ा हुआ है मंगल के कॉन्स्टलेशन में, और मंगल के कॉन्स्टलेशन में, और सैटर्न मंगल के साथ कंजंक्शन में हो सैटर्न के कॉन्स्टलेशन में। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आस्पेक्ट कंसिडर नहीं किया गया जाएगा, क्योंकि राहु जब भी किसी के साथ में कंजंक्शन में पड़ा हुआ हो तो उसका आस्पेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम जिसके साथ में पड़ा हुआ, आप एक लॉजिकली देखेंगे तो कोई भी प्लेनेट किसी के साथ में पड़ा हुआ तो वो पहले क्या देखेगा, उसके साथ वाले को ही देखेगा, नहीं कि दूसरे सामने कहाँ देख रहा है वो देखेगा आप। ठीक है, इस लॉजिक की मध्य रखते हुए मैंने राहु को मंगल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और सब पीरियड में जुपिटर को देखें, जुपिटर 7th हाउस में पड़ा हुआ है, 3-6 को सिग्निफाई कर रहा है। कॉन्स्टेलेशन है वो मार्स है, और चित्रा नक्षत्र में इसके लिए मार्स लिया हुआ है, 4 और 1 और 8 लिया हुआ है। और कहाँ पर आस्पेक्ट करेगा, वो प्रथम भाव को आस्पेक्ट करेगा। इसको थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं कि राहु क्या सिग्निफाई करेगा। राहु 4, मार्स 1, 4, 8, सैटर्न 6, 10 और 11। ठीक है, राहु चौथे भाव में पड़ा हुआ है, मंगल के साथ में पड़ा हुआ है, मंगल 1 और 8 भाव का स्वामी है, और राहु पुष्य नक्षत्र में कॉन्स्टलेशन में, तो कहाँ पर पड़ा हुआ है, कॉन्स्टलेशन लॉर्ड सैटर्न छठे भाव में पड़ा हुआ है, 10वें और 11वें भाव का इंडिकेशन करेगा। उसका आस्पेक्ट यहाँ पर गिना हुआ नहीं है। सब पीरियड देखेंगे, मर्क्यूरी को देखेंगे कि मर्क्यूरी यहाँ पर देखेंगे तो 7th हाउस में पड़ा हुआ है, और मर्क्यूरी की साइन कौन सी है, 3 और 6। किसके कॉन्स्टलेशन में, मर्क्यूरी चित्रा कॉन्स्टलेशन में। चित्रा कॉन्स्टलेशन का स्वामी कौन है, मार्स है, 1 और 8 भाव को इंडिकेशन देगा, और साथ में मर्क्यूरी प्रथम भाव को दृष्टि करेगा। तो मेजर पीरियड जो राहु है वो 11वें भाव को सिग्निफाई करेगा। हाउस ग्रुपिंग में देखेंगे तो क्या देखना है, 2, 7, 11, यानी कि 11वां भाव को सिग्निफाई कर रहा है। 11वां भाव क्या है, 11वां भाव है फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी इच्छा पूर्ण होगी या नहीं है, वो 11वां भाव दिखाएगा। किसी भी कार्य को पूर्णता करने के लिए आपको उसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चीज़ के लिए 11वां भाव का इंडिकेशन होना ज़रूरी है। यहाँ पर 11वां भाव राहु मेजर पीरियड दिखा रहा है, तो महादशा इंडिकेशन दे रहा है कि ये इवेंट बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सब पीरियड मर्क्यूरी क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो सब पीरियड मर्क्यूरी 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, और 7th हाउस का क्या दिखा रहा है अपना हॉरोस्कोप में। तो हॉरोस्कोप में देखिएगा 7th हाउस से मैरिज पार्टनर के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, इसके लिए 7th हाउस को यहाँ पर लिया हुआ है। तो 7th हाउस भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो 7th हाउस को भी यहाँ पर मर्क्यू सिग्निफाई कर रहा है, और वो किसके साथ में पड़ा हुआ है, वीनस के साथ में पड़ा हुआ है, जो नेटल चार्ट के D1 चार्ट का 7th हाउस लॉर्ड है। ठीक है, तो ट्रांजिट के बारे में भी देख लें कि उस समय का ट्रांजिट क्या चल रहा था जब ये टाइमिंग इवेंट हुआ है। तो उस समय जुपिटर का ट्रांजिट लग्न भाव से चल रहा था, और वो 5th हाउस को देख रहा था, यानी एसेंडेंट्स के स्वामी को देख रहा था। और यहाँ पर देखेंगे कि जुपिटर पासिंग थ्रू कौन से भाव है, एरीज साइन से पास हो रहा था, 1st हाउस से देख रहा था, 1st हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, और 7th हाउस को देख रहा था। और 7th हाउस में पड़े हुए 7वें भाव के स्वामी यानी D1 चार्ट के 7th हाउस लॉर्ड वीनस को देख रहा था। और मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी विच इज़ इन लॉर्ड, यानी कि सब पीरियड है वो विच इज़ इन लॉर्ड ऑफ सब पीरियड एंड विच इज़ रनिंग ड्यूरिंग May 2011 के जो सब पीरियड की दो दशा चल रही है। 7th हाउस में पड़ा हुआ जो मर्क्यूरी है उसकी जो अंतरदशा है उसके दौरान मई 2011 उसका जो मैरिज है इस व्यक्ति का मैरिज 30 मई 2011 में हुआ था। तो ये एस्ट्रोलॉजी का एक बेहतरीन टेक्निक है जिसके अंदर नोमांस एस्ट्रोलॉजी को और केपी एस्ट्रोलॉजी को दोनों को मिला जुला कर
यहाँ पर प्रिडिक्शन का एक नया टेक्निक ईजाद किया गया हुआ है, उसका काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो हॉरोस्कोप में मैंने यहाँ पर आपको जो दिखाया है वो 7th हाउस से रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन था, इसके लिए 7th हाउस को कंसिडर किया है। यदि जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो जॉब के लिए इसी तरह से हाउस ग्रुपिंग को क्या देखना है, 2, 6, 10 और 11, और इसी तरह से सभी प्लेनेट को एक नोट डाउन कर लेना है कि वो क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है, और दशा अंतरदशा क्या क्या सिग्निफाई कर रही है, उस समय का ट्रांजिट कैसा सपोर्ट कर रहा है, और एक टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको प्राप्त होगा कि पर्टिकुलर इस समय के दौरान मैरिज के बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। तो जो लोगों ने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि ये तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो की आपको तुरंत ही जानकारी प्राप्त होगी। और ये हमारे साथ इस समय जुड़े रहें। और ये जो टेक्निक है वो टेक्निक काफ़ी समय की समय देने के बाद में इसका रिजल्ट, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, परंतु कौन सी बुक से कौन सी चीज़ अच्छा रिजल्ट दे रही है वो हमें खुद ही ढूंढना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं कि ये ऐसा 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 है, परंतु जब तक हम उसका खुद इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और कैसा रिजल्ट देगा वो जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये टेक्निक एक्चुअल में काम कर रही है नहीं कर रही है, वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आपको रिजल्ट दे रही है नहीं दे रही है। यानी कि आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हो वो प्रिडिक्शन सही जा रहा है और नहीं जा रहा है। तो ये जो प्रिडिक्शन का जो नया टेक्निक है उसके अंदर नॉमांस एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर ये मेथड को डेवलप किया गया है। और आप हमें यूट्यूब पर भी डायरेक्टली लिंक पर से ही जा सकते हैं, www.youtube.com/c/live एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ, ये हमारा कस्टम यूआरएल है। कि आपको आप देखेंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारी चैनलों में क्या आएगा कि बहुत सारी चीज़ें पीछे लिखी हुई होती है, उसकी वजह से वो लोग वो चीज़ याद नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए ये कस्टम यूआरएल बनाया हुआ है कि youtube.com/c, सी यानी कस्टम होता है, और /free-live-astrology। तो ये चैनल को आपसे निवेदन है कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चैनल पर आ सके और एस्ट्रोलॉजी के बेहतरीन प्रिडिक्शनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।